Good morning, all of you. Myself, Pranali Patrekar, Government Higher Secondary School, Litia, Block Thamda, जिला दुर्ग। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंप्यूटर के बारे में देखा, कंप्यूटर का अर्थ देखा, उसके जो विशेषताएं हैं, कुछ कमियां हैं, उसके बारे में अध्ययन किया और साथ ही साथ हमने उसके जो उपकरण हैं, मतलब किस प्रकार से वह कार्य करता है, उसकी आधारभूत संरचना क्या है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम उसके तत्वों के बारे में अध्ययन करेंगे और किस प्रकार से उसके तत्व मतलब उसके हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके अंग क्या है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और साथ ही साथ इसमें ऐसी कई चीजें आपको पढ़ने के लिए मिलेगी जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी, क्योंकि आपके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इस अभी जो हम आगे का वीडियो देख रहे हैं, उस वीडियो में आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर जिक्र करूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसके पहले वाले जो वीडियो में जो असाइनमेंट के मैंने क्वेश्चन दिए थे वो आपने जरूर किए होंगे, क्योंकि वो करना आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि जितने क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसमें आपके नोट्स भी बनेंगे, पूरा कोर्स भी कवर होगा और परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न आपको यहाँ से मिलेंगे। कुछ छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको बुक रीडिंग और करनी पड़ेगी, लेकिन आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको हम कवर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर, यानी कंप्यूटर के मुख्य अंग क्या है या उसके तत्व क्या है जिसके आधार पर वह कार्य करता है। आप देख सकते हैं कंप्यूटर प्रणाली के अंग या तत्व। पहला जो है वो हार्डवेयर। अब देखिए, हार्डवेयर मतलब क्या होता है। हार्डवेयर यानी वह मशीनरी पार्ट या वह मशीन का हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं। अब यदि हम कंप्यूटर के लिए उपकरण बोले, हार्डवेयर बोले, तो कंप्यूटर का जो मशीनी पार्ट्स है, जिसको हम सीपीयू कह रहे हैं, जिसको हम कीबोर्ड कह रहे हैं, जिसको हम माउस कह रहे हैं, ये सारी चीजें कंप्यूटर का हार्डवेयर कहलाएगा। और फिर है सॉफ्टवेयर। तो देखिए, सॉफ्टवेयर मतलब जो कंप्यूटर में जो कार्य हो रहा है, जब उसको हम खोलते हैं या उसको हम ऑन करते हैं, तो जिस प्रकार के ऐप दिखते हैं, जो एप्लीकेशन दिखती है जिस पर हम क्लिक करके कार्य करते हैं, वो सब सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। यानी कंप्यूटर में डाले गए प्रोग्राम जिससे कंप्यूटर कार्य करेगा, यानी निर्देश जो हम दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जो है कई निर्देशों का, कई प्रोग्राम्स का समूह, उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और हार्डवेयर जो है मशीन का बाहरी हिस्सा। सॉफ्टवेयर जो है हार्डवेयर के अंदर डाले जाते हैं, तब जाके सॉफ्टवेयर यानी कंप्यूटर कार्य करेगा। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द मैंने पहले भी जिक्र किया था, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम देख सकते हैं लेकिन उसको छू नहीं सकते। हार्डवेयर जिसको हम छू सकते हैं, यानी मशीन को हम छू सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हमने डाले हैं, उसको हम छू नहीं सकते, वो बनाए गए प्रोग्राम है। तो ये चीज पे ध्यान रखिएगा, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। लेकिन सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हैं। सॉफ्टवेयर के प्रकार के ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रकार है इसके। परिचालन यानी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ये कंप्यूटर ऑन करते वक्त जो ऑपरेटिंग के समय जो प्रयोग किए जाते हैं या जो उसमें बने हुए हैं, वह कहलाते हैं आपके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। मतलब आप जो कीबोर्ड उसमें अटैच किए हैं, तो कीबोर्ड को जुड़ा हुआ उससे संबंधित जो निर्देश हमने दिए हैं, ये सब सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। जब किसी कंप्यूटर का कार्य चालू होता है, उसको उपभोक्ता यानी जो व्यक्ति मतलब जो ऑपरेटर से वो कार्य कर रहा है, तो उसको चलाने के लिए जो निर्देश या प्रोग्राम डाले जाते हैं वो कहलाते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। फिर है आपका उपयोगिता। उपयोगिता यानी यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये किसी कार्य को एक शैली प्रदान करने या निर्देशों का सेट होता है। जो हमको एप्लीकेशंस वगैरह दिए जाते हैं, वो किस कार्य के लिए यूज किया जाएगा, उस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो है वो कहलाते हैं आपके उपयोगिता सॉफ्टवेयर। यह भी कंप्यूटर की संरचना में ही शामिल होता है, जो कंप्यूटर के संचालन में उपयोग करता है। फिर है आपका प्रयोग
देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो वो प्रयोग सॉफ्टवेयर कहलाता है। मतलब यदि हमको लेखांकन का कार्य करना है तो हमको टैली सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी। ठीक उसी प्रकार यदि अन्य कुछ किसी का कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है तो उसको यदि ऑफिस कार्य का काम करना है तो उसको किसी अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम या उस टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसमें उसके ऑफिस के कार्य या तो लेटर राइटिंग वगैरह सारी चीजें हो जाए। जैसे हमारा विंडोज का MS ऑफिस, उसका प्रयोग यदि हमको लिखने का कार्य करना है, लेटर लिखना है, हमको कुछ अनुबंध करना है, वो सब काम लिखने का करना है तो MS वर्ड में कर सकते हैं। कुछ क्रियाएं करनी है, कुछ रो कॉलम में बनाना है तो MS एक्सेल में कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये सब जो सॉफ्टवेयर है ये कहलाते हैं प्रयोग सॉफ्टवेयर। ये पहले से बनाकर हमने कंप्यूटर में डाले होते हैं, या यदि हमको डालना है तो ये CD में पहले से होते हैं और उसको हमको अपलोड करके अपने कंप्यूटर में डालना होता है। ये अलग से बनाकर हम नहीं डाल सकते। तो इस प्रकार से ये प्रयोग सॉफ्टवेयर जो पहले से बनाए गए होते हैं। फिर है प्रणाली सॉफ्टवेयर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं जो पूर्व से ही कंप्यूटर बनाते समय ही उसमें डाले गए हैं, यानी आपके CPU में ये सारे चीजें पहले से डली हुई हैं। इसको हम बहुत अच्छे से ये कह सकते हैं, जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं जानता है तो वो कौन है जो हमारी लैंग्वेज को कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हमने इसका नाम भी बताया था आपको, कंपाइलर, यदि याद होगा आपको तो इस प्रकार के सॉफ्टवेयर जो हैं पहले से कंप्यूटर में डाले जाते हैं, यानी असेंबलर्स हो गया, कंपाइलर्स हो गया, इंटरप्रेटर्स हो गया, यूटिलिटी प्रोग्राम्स हो गया, जिसके माध्यम से सिस्टम कार्य करता है, यानी ये कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। यदि हम अपने फोन में देख लेते हैं, यदि फोन में हमको स्पेस बहुत कम है तो हम कई चीजें डिलीट करना चाह रहे हैं, ऐप डिलीट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो डिलीट नहीं होते। कारण क्या है? क्योंकि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हमको इंस्ट्रक्शन देता है वो कि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये डिलीट नहीं होगा। तो यह सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यह भी कंप्यूटर में पहले से बने होते हैं। फिर है भाषा प्रोसेसर। जैसे मैंने बताया आपको कि भाषा कंप्यूटर नहीं जानता है ना, भाषाओं को उसकी भाषा लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है, यानी लैंग्वेज प्रोसेसर। तो लैंग्वेज प्रोसेसर आज जो है कई प्रकार की भाषाएं कंप्यूटर में शब्द, उसके जो शब्दकोश है वो डाले गए हैं, यानी डिक्शनरी। यदि हम कोई चीज लिखते हैं, लिखने के बाद हमारी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो अपने आप उसमें कुछ रेड लाइन नीचे आ जाती है जो हमको संकेत करता है कि यहाँ पे आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, कहीं आपका कुछ मिस्टेक हुआ है। तो हमको तुरंत उसको ठीक कर लेते हैं। यदि हमें नहीं मालूम है तो हम उसके डिक्शनरी में देख सकते हैं, मतलब डिक्शनरी भी अवेलेबल है। तो इसी प्रकार अन्य लैंग्वेज का भी जिस कंप्यूटर में डला है उसका हम इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। हाँ, कई बार ये होता है कि हमने अपना नाम लिखा और नाम के आगे भी रेड लाइन आ गई, तो नाम का कोई शब्दकोश नहीं होता, इसलिए इसमें हो सकता है इसको हम अवॉइड करते हैं। लेकिन भाषा प्रोसेसर जो है आपकी लैंग्वेज को, यानी आपके द्वारा लिखे गए वर्ड को सही करने का, सही बताने के लिए एक डाला गया सॉफ्टवेयर है। फिर संयोजकता। संयोजकता सॉफ्टवेयर यानी कनेक्टिविटी, अन्य सारे उपकरणों को, अन्य सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से जो कनेक्ट करता है वो कहलाता है संयोजकता सॉफ्टवेयर। यानी ये सर्वर जो है, एक सर्वर अनेक कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ता भी है। जैसे मान लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों में काम होता है तो कनेक्टर्स लगे होते हैं। कनेक्टर यानी जैसे लैन और वैन एक चीज होती है। मतलब क्या है कि एक कंप्यूटर के माध्यम से, एक मास्टर कंप्यूटर होगा, CPU होगा, और उसके माध्यम से और अन्य 10 कंप्यूटर जुड़े हैं। वर्तमान में कई स्कूलों में भी इस तरह के कंप्यूटर आ गए हैं। तो आप लोग जिनके स्कूल में आ गए वो इस चीज को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे यदि उस कंप्यूटर क्लास में आप बैठे हैं तो इस प्रकार जो है वो सर्वर जो है अन्य कंप्यूटर्स को जोड़ता है। तो ये है संयोजकता सॉफ्टवेयर। इसके लिए अलग तरह से कनेक्टिविटी सॉफ्टवेयर बनाया जाता है। तो ये है आपके सॉफ्टवेयर। ये दो अंग हो गए, दो तत्व हो गए, पहला हार्डवेयर, दूसरा सॉफ्टवेयर, तीसरा है आदमी यानी पर्सन। अब देखिए पर्सन मतलब क्या? पर्सन में आते हैं 3 प्रकार के यहाँ पर। एक कहलाते हैं प्रणाली विश्लेषक यानी सिस्टम एनालिस्ट,
सिस्टम एनालिस्ट ये जो डेटा प्रोसेसिंग का जो कार्य होता है उसको डिजाइन करने का काम करते हैं, यानी जो भी हम प्रोसेसिंग सिस्टम हम बना रहे हैं उसको किस तरह से डिजाइन करना है, इसका काम जो है वह सिस्टम एनालिस्ट करता है। फिर संचालक यानी ऑपरेटर्स, जो यदि हम कंप्यूटर पे बैठ के कार्य कर रहे हैं यानी जो भी निर्देश दे रहे हैं वो हम अपने अपने इससे दे रहे हैं तो वह कहलाएगा ऑपरेटर्स, यानी जो ऑपरेट कर रहा है, जो कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है, चला रहा है, वो कहलाएगा ऑपरेटर्स। और एक है प्रोग्रामर। प्रोग्रामर जो है ये जितने सॉफ्टवेयर ऐसे अलग अलग बने हैं, जैसे उपयोगिता सॉफ्टवेयर, जैसे टैली सॉफ्टवेयर, ये किसी के द्वारा बनाए गए हैं, ये प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो प्रोग्राम लिखते हैं और उसको उसका डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम डिजाइन को चलाते हैं तो वह कहलाते हैं प्रोग्रामर। ये आपके उपयोग के अनुसार, व्यक्ति के कार्यों के अनुसार प्रोग्राम्स का समूह बनाते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर, वहां उनको जो जरूरत पड़ती है, ट्रेन नंबर, ट्रेन टिकट, उसमें सारी चीजें अवेलेबल होती हैं ये प्रोग्रामर्स के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम के थ्रू। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रिसिटी वाला अलग आएगा, किसी चीज की बुकिंग, गैस बुकिंग वगैरह करवाना है तो उसका सॉफ्टवेयर अलग बनेगा। इस प्रकार अलग अलग बनाए गए सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्रामर के जरिए बनाते हैं। और जो बैठ के वहां कार्य कर रहा है, मान लीजिए बैंक में जाते हैं और बैंक के जो कर्मचारी है कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑपरेटर्स हुए, वो प्रोग्रामर नहीं हुए। प्रोग्रामर ने प्रोग्राम्स बना दिए और ऑपरेटर जो है उसको ऑपरेट कर रहा है। इस प्रकार जो आरपी है यानी जो इसके तत्व हैं उसमें ये तीन प्रक्रिया में पर्सन जो है वो कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि ये इसके कंप्यूटर प्रणाली के अंग में थर्ड पार्ट में ये तीन पर्सन जो है अलग अलग तरीके से कंप्यूटर पे कार्य करते हैं। यानी एक तरह से हम ये कह लीजिए, कह सकते हैं कि कंप्यूटर का डेजिग्नेशन एक सिस्टम एनालिस्ट हो सकता है, एक ऑपरेटर्स हो सकता है, एक प्रोग्रामर्स हो सकता है। फिर है आपकी क्रियाविधि। अब क्रियाविधि यानी कार्य पद्धति कि कंप्यूटर से रिलेटेड हम क्या कार्य कर सकते हैं। तो कार्य करने के तरीके देखिए, ये जो पर्सन कार्य कर रहा है ये सब सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड काम कर रहे हैं, यानी प्रोग्राम्स बना रहे हैं या उसको ऑपरेटर कर रहे हैं या सिस्टम के लिए डिजाइन तैयार कर रहे हैं कि किस प्रकार का डिजाइन होगा, ये सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड कार्य करें। हार्डवेयर ओरिएंटेड, मशीनी में कुछ समस्या आ जाए तो वह समस्या कौन सुलझाएगा, आपका हार्डवेयर ओरिएंटेड कार्य। यानी जब हम कंप्यूटर सीखते हैं तो एक हार्डवेयर का कार्य अलग सीखा जाता है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड अलग। यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग वगैरह सीखते हैं, हार्डवेयर मतलब मशीन को कैसे ठीक करना है। इस प्रकार के कार्य जो होंगे वो कहलाएंगे, प्रणाली के अलग अलग विषय के बारे में इसकी जानकारी, हार्डवेयर से संबंधित जानकारी, वो होगा हार्डवेयर ओरिएंटेड। और आंतरिक क्रियाविधि, आंतरिक क्रियाविधि यानी कंप्यूटर प्रणाली के प्रत्येक सब सिस्टम के जो कार्य विधि है, यानी अंदर जो है, मान लीजिए माउस किस तरह से जुड़ा है, अब यदि हम चेंजेस कर रहे हैं, हम नया प्रिंटर ला रहे हैं तो प्रिंटर को कैसे कनेक्ट करेंगे, कैसे प्रिंटर को सिलेक्ट करना है, ये अंदर की क्रियाविधि का कार्य। तो इस प्रकार से कंप्यूटर प्रणाली के अंग में ये चौथा जो है क्रियाविधि। उसके बाद है आंकड़े या समक। जो भी हम निर्देश दे रहे हैं, देखिए मैंने पहले एक चीज और बताई थी कि यहाँ आंकड़ों का प्रयोग, पहले जब हम आंकड़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा भी है, कक्षा 11वीं में पढ़ा है आपने, सांख्यिकी वाले में आंकड़े पढ़ा है, तो वहां आंकड़े हम कौन से ले रहे हैं, न्यूमेरिक इकाई। लेकिन यहाँ आंकड़े मतलब अल्फाबेटिकल भी हो सकता है, न्यूमेरिक भी हो सकता है, मतलब जो भी हमने आंकड़े डाले, मान लीजिए किसी नाम की लिस्ट डाली, कर्मचारियों के नाम डाले, उनके डेट ऑफ बर्थ डाले, उनका ग्रेड डाला, या तो फिर उनकी सैलरी डाली, इस प्रकार के आंकड़े सब यहाँ पर डेटा हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, यही वो तत्व है जिनकी सूचनाओं पर कंप्यूटर आगे कार्य करेगा, इसलिए ये महत्वपूर्ण तत्व है इसका। ठीक उसी प्रकार संयोजकता यानी कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी से आशय उस ढंग से है, देखिए कनेक्टिविटी हमने ऊपर भी पढ़ा है, संयोजकता ये सॉफ्टवेयर ये अन्य सॉफ्टवेयरों को जोड़ रहा है, यानी एक कंप्यूटर से अन्य कंप्यूटरों को जोड़ रहा है। अब ये संयोजकता का तात्पर्य यहाँ पर जो है अन्य प्रणाली को एक दूसरे से जोड़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को जोड़ रहा है, उपग्रहों को जोड़ रहा है, नेट को जोड़ रहा है,
फिर आपके फोन को कनेक्ट कर रहा है। इस प्रकार का कार्य जो है एक दूसरे से कनेक्टिविटी करके, मान लीजिए हमको नेट लेना है, डेटा ऑन करना पड़ेगा, तो डेटा हमको कैसे मिलेगा? कहीं ना कहीं उपग्रहों से जुड़े हुए हैं जो सिग्नल हमको दे रहा है। तो इस प्रकार से ये संयोजकता का कार्य ये कंप्यूटर प्रणाली के तत्वों में शामिल है, क्योंकि यदि कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो हमारा डेटा घूमते रहेगा, काम नहीं करेगा, है ना। ये समस्या आप सभी समझते हैं, हम सिग्नल के लिए इधर उधर घूमते हैं। तो ये कनेक्टिविटी प्रॉपर अच्छी होगी तो कार्य सही तरीके से होगा। तो इस प्रकार ये कंप्यूटर प्रणाली के अंग और तत्व हैं। अब देखिए यहाँ एक शब्द है हमारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यहाँ एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर का। तो देखते हैं इन दोनों में अंतर क्या है। देखिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सकता है हार्डवेयर हुआ, जिसे नहीं छुआ जा सकता केवल देखा जा सकता है वो सॉफ्टवेयर है। इसका एग्जाम्पल है कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, माउस, प्रिंटर आदि। और ये जो सॉफ्टवेयर है, अभी सॉफ्टवेयर के हमने 6 प्रकार देखे, वो सब सॉफ्टवेयर के नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, उसके प्रयोग अभी मैंने बताया है आपको। तो ये सब सॉफ्टवेयर है, यानी ऑपरेटिंग, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर है। फिर प्रोग्रामिंग, इसमें प्रोग्रामिंग संभव नहीं और इसमें प्रोग्रामिंग से ही कार्य होते हैं। देखिए इसमें बगैर प्रोग्रामिंग के कार्य नहीं होंगे, क्योंकि जब प्रोग्राम डालते हैं तो प्रोग्राम का समूह ही सॉफ्टवेयर कहलाता है। और यहाँ प्रोग्राम्स की हमको जरूरत नहीं होती। हार्डवेयर एक मशीनरी पार्ट्स है, यहाँ पे मदरबोर्ड होगा, यहाँ कनेक्टिविटी के लिए और बहुत सारी पिन्स वगैरह होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अलग कार्य है। निर्भरता, यहाँ एक ढांचा है यानी ऊपरी बनावट जिसके अंदर सॉफ्टवेयर, जिसमें सॉफ्टवेयर से कार्य होता है। यदि यह ढांचा नहीं होगा तो सॉफ्टवेयर अंदर नहीं डाल पाएंगे, तो इसलिए यह ढांचा इंपॉर्टेंट है। और हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर जो होता है ये हार्डवेयर के अंदर कार्य करता है, यानी सॉफ्टवेयर को हम हार्डवेयर के अंदर डालते हैं। तो इस प्रकार ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है हमेशा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है, तो एक क्वेश्चन आपका बनता है। इसके बाद हम देखते हैं कि व्यवसाय में किस प्रकार के सॉफ्टवेयर प्रयोग किए जाते हैं, यानी व्यवसाय में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर। हम जो है वाणिज्य पढ़ रहे हैं, यानी वाणिज्य के अंतर्गत अकाउंटेंसी है, तो हमारा सब्जेक्ट पूरा व्यवसाय से रिलेटेड है, बिजनेस से रिलेटेड है। तो बिजनेस में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? तो बिजनेस में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर किस प्रकार से कार्य करते हैं, वो क्या है? तो पहला है, फर्स्ट है आपका प्रवाह सचित्र, इसको हम कहते हैं फ्लो चार्ट। देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है और इसके और सब क्वेश्चन भी बनेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्यवसाय में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर क्या क्या है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें प्रवाह सचित्र यानी फ्लो चार्ट, इसको हम कलन विधि भी कहते हैं। पहले के कोर्स में ये कलन विधि थी, बहुत पहले केस में आप लोग तो नहीं पढ़े होंगे इसको। तो देखिए ये क्रमवार निर्देश जो है, जो निर्देश दिए जाते हैं, इसके एक निश्चित क्रम होता है। जैसे हमने इसकी विशेषताओं में भी पढ़ा है कि ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण और लॉजिक पर काम करता है। तो यहाँ पर वही लॉजिक काम करता है। यह क्रमवार निर्देश जो है चित्रों के माध्यम से लिखा जाता है, जो एल्गोरिथम कहलाता है। और उस एल्गोरिथम लिखने के पश्चात कंप्यूटर भाषा में प्रोग्राम लिखा जाता है। देखिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया है, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि किस तरह से बनता है। तो देखिए ये फ्लो चार्ट बनाने का तरीका होता है, स्टार्ट और एंड जो है ये इस टाइप के सिंबल से बनाया जाता है, यानी ओवल शेप में। फिर यहाँ पे शेप देखिए आपका इनपुट और आउटपुट में अलग शेप। इनपुट यानी आपको सूचनाएं डालना, मान लीजिए हमने कोई नंबर्स ले लिया ए, बी और सी, यानी ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। जो क्वेश्चन मार्क अभी हमारे पास में नहीं है, हमको डालना है क्योंकि सूचनाएं डालना है। अब हमने प्रोसेस चालू कर दी, ये प्रक्रिया का बॉक्स है। ये इस प्रकार की प्रक्रिया आएगी, ए की वैल्यू हमने फीड की, बी की वैल्यू की, फिर हमने सी क्या है, तो सी जो है इन दोनों को प्लस किया, फिर हमारा फॉर्मूला हमने डाला सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये प्रोसेस है तो ये बॉक्स अलग होगा। फिर हमारा क्वेश्चन मार्क कि ए और बी क्या है, क्योंकि हमने अभी ए और बी हमने नहीं डाला, तो ये क्वेश्चन मार्क वाला ये आपका जो बॉक्स होगा वो अलग होगा। फिर इसमें ए और बी डालेंगे, यदि हमने डाल दिया तो हमको आउटपुट सी मिल जाएगा। यदि हमने नहीं डाला, देखिए यस हुआ
यानी आउटपुट यानी परिणाम रिजल्ट हमको मिल जाएगा सी, तो हम एंड हो जाएंगे यानी हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन यदि हमने ए और बी की वैल्यू नहीं डाली तो ये नो हो जाएगा, नो से फिर वापस हमको ए बी तक जाना पड़ेगा, मतलब ये फिर लूपिंग चलेगा। मतलब ए की वैल्यू डालिए, बी की वैल्यू डालिए, फिर ये प्रोसेस जब आप डालते हैं तब आपको आउटपुट मिलेगा सी। तो इस प्रकार से ये जो प्रवाह होता है, ये सचित्र, ये प्रवाह कहलाता है फ्लो चार्ट। इसको हम कहते हैं कलन विधि। इसमें स्टेप बाय स्टेप काम करना होता है, क्रमवार और निर्देश चित्रों के माध्यम से। सभी का कुछ न कुछ महत्व है, सभी के सिंबल का, सभी के डायग्राम का एक अलग महत्व होता है। ये बनाने के बाद में फिर प्रोग्राम लिखे जाते हैं। तो व्यवसाय में प्रयोग होने वाले सॉफ्टवेयर के लिए जब सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो एल्गोरिथम क्रिया भी की जाती है। फिर उसके बाद देखते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र। कुछ मतलब ये वाला प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र क्या है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक बहुत बड़ा कागज हम लेते हैं जिसमें आड़ी व खड़ी रेखाओं में काम होते हैं। देखिए मैंने सैंपल के तौर पे एक छोटा सा बनाया है आपको यहाँ पर। ये जो आड़ी रेखाएं आपको दिख रही हैं ये कहलाती हैं रो, और ये जो खड़ी रेखाएं दिख रही हैं ये कहलाते हैं कॉलम। इन्हें जरूरत के हिसाब से एडजस्ट भी किया जा सकता है। देखिए ये दोनों तीनों ये बराबर दिख रही है, यहाँ पे ये बड़ी दिख रही है, तो इसका कारण क्या है, इसको हमने इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ फर्स्ट में नाम लिखा, हम लोग यदि मान लीजिए हमको बच्चों का बायोडाटा बनाना है स्कूल स्टूडेंट्स का किसी क्लास वाइज, तो यहाँ हमने नेम लिखा, तो नेम जितना बड़ा कॉलम चाहिए हम इसको बढ़ा दिए। फिर यहाँ पर हमने एफ नेम डाला यानी फादर्स नेम डाला, यदि ये हमको बड़ा चाहिए तो हम इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको यहाँ पे दबा के पूरी की पूरी जो कॉलम है आपकी बड़ी हो सकती है। तो इसको हम एडजस्ट जरूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट है। मैंने जब आपको अभी थोड़ी देर पहले इसके तत्वों के माध्यम से बताया तो तत्वों में मैंने आपको सॉफ्टवेयर का जिक्र किया, प्रयोग सॉफ्टवेयर पे। जब प्रयोग सॉफ्टवेयर हमने किया तब मैंने MS ऑफिस का जिक्र किया। तो उदाहरण के तौर पे जब हमको समझने की जरूरत है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है MS ऑफिस का, क्योंकि MS ऑफिस में हम इस पे काम करते हैं और इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि एक ऑफिस MS एक्सेल का शीट जो है, MS वर्ड का शीट जो है, एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं ताकि उसमें आप और ज्यादा क्लियर हो जाए। क्योंकि जो कंप्यूटर का उपयोग करे हैं उनके लिए तो समझना आसान हो सकता है, लेकिन जो कंप्यूटर पे नहीं बैठे हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसको मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए एक ऐसा वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा सकूं कि आपको कंप्यूटर वाला जो पोर्शन है किस तरह से काम होता है उसकी कार्य प्रणाली को आप देख सकें। तो ये रो और ये कॉलम, अब देखिए ये इस तरह से कार्य करता है, इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र। चूंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे इलेक्ट्रॉनिक के जरिए कार्य हो रहा है, विस्तार पत्र जिसको एडजस्ट किया जा रहा है, इसलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र। अब ये विस्तार पत्र की उपयोगिता क्या क्या है, देखिए बहुत ज्यादा उपयोगी यूजफुल चीज है। तो यहाँ पे देखते हैं इसकी उपयोगिता। फर्स्ट है इसकी वेतन शीट बनाते समय, पेरोल अकाउंट। लास्ट ईयर के क्वेश्चन में प्रश्न के इसमें यानी 12वीं के पेपर में ये प्रश्न पूछा गया था, पेरोल के घटक लिखिए या पेरोल के तत्वों को समझाइए। पेरोल मतलब क्या है, वेतन शीट। तो ये सब जो कार्य है मैंने एक रफ वेतन शीट यहाँ पे बनाई है कि किस प्रकार से वेतन शीट बनती है। एक प्रकार से हम ये देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि बच्चों का ही बायोडाटा ले लेते हैं। जैसे जो आपके रजिस्टर में नाम होता है, फादर्स नेम होता है, मदर्स नेम होता है, फिर उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ होता है, उसके बाद में आपके मान लीजिए मार्कशीट बनाया तो हिंदी के मार्क्स, इंग्लिश के मार्क्स, फिर आपके सब्जेक्टिव मार्क्स, उन सब को हम यहाँ पर अलग अलग रो और कॉलम के अनुसार लिख सकते हैं। मान लीजिए रो में यहाँ पर हमने नाम दिया, एक एक बच्चे का पूरा डिटेल है, और कॉलम वाइज उसके कॉलम में पूरे बच्चों के नाम है और रो में उसका पूरा डिटेलिंग है एक स्टूडेंट का। तो इस प्रकार से पूरी चीजें हम यहाँ पर कर सकते हैं।
ठीक वैसे ही वेतन शीट बनाते समय, यानी इस तरह से जब कार्य करते हैं, वर्तमान में तो हर स्कूलों में बच्चों का बायोडाटा बनाया जा रहा है, तो ये उसी प्रकार से जो टिम्स पे हम कार्य करते हैं तो उसमें भी बच्चों का डेटा पूरा डाला जाता है, तो ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र के माध्यम से ही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे वेतन शीट बनाते समय, क्योंकि हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो हम मार्कशीट पर जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि मार्कशीट का बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे वेतन शीट, क्योंकि जो एम्प्लॉय कार्य कर रहे हैं उनकी वेतन शीट हमको बनानी होगी, यानी उनका पेरोल हमको बनाना पड़ेगा। तो कंपनी यानी एम्प्लॉय का नेम यहाँ पे आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम, उनका ग्रेड क्या है। अब वेतन शीट बना रहे हैं तो वेतन शीट के घटक बोला है, वेतन शीट के तत्व बोला है, तो बेसिक यानी मूल वेतन, फिर हाउस रेंट यानी गृह भत्ता, यानी गृह भाड़ा या भत्ता, फिर महंगाई भत्ता डीए, फिर यात्रा भत्ता ट्रेवलिंग अलाउंस, फिर मेडिकल भत्ता यानी चिकित्सा भत्ता मेडिकल अलाउंस, फिर प्रोविडेंट फंड। ये सारे जो है इसके घटक होते हैं। और फिर आपका निकलता है सकल वेतन और शुद्ध वेतन। सकल और शुद्ध ये शब्द आप अच्छे से जानते हैं। शुद्ध के लिए पीएफ जो है माइनस होगा। देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, एक रफ वेतन शीट मैंने आपको बताया है, ये जो लिखे हैं यही इसके घटक होंगे, ये सारे घटक इसके कहलाते हैं वेतन शीट के। अब देखिए पहला है आपका नेम, मान लीजिए एम्प्लॉय नेम है अमन, उसका ग्रेड वो वर्कर है और उसका मूल वेतन जो है वो 5000 है। अब एचआर जो निकल रहा है, ये जो बेसिक है यानी बेसिक का 10%, यहाँ हमको फॉर्मूला देना पड़ेगा। वन टाइम हमको फॉर्मूला देना है, बाद में आगे के जो भी रहेंगे सिर्फ बेसिक हमको डालना है, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाएगा प्रत्येक का। ये स्प्रेडशीट में ये काम होता है, यानी ये कार्य हम इसमें कर सकते हैं। फिर ये एचआरए डाला, ये एचआरए निकल गया बेसिक का 10% यानी 5000 का 10% 500। फिर डीए यानी महंगाई भत्ता निकला बेसिक का 5%, ये एज पर कंपनी रूल जो कह रही है उसके हिसाब से उन्होंने परसेंट डिसाइड किया। फिर यहाँ पे 5000 यानी इसका 5% 250 हुआ, ये यहाँ पे इसका 3% 2% दिया हुआ है, तो यहाँ पर इसका 2% निकल गया, 5000 का 2% 100 रुपए। फिर यहाँ पे बेसिक का 2% मेडिकल अलाउंस ये दे दिया 100 रुपए। फिर यहाँ पे प्रोविडेंट फंड दे दिया 5% बेसिक का, तो 5000 का 5% ये निकल गया 250। तो टोटल सैलरी जो है, फिर यहाँ हम फॉर्मूला देंगे कि आपका जो कॉलम है, देखिए यदि हम एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में काम करने के लिए यहाँ पे बन रहा है आपका B2, यानी बी आपका कॉलम 2 रो, तो B2 प्लस C2 प्लस G2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2, यानी इक्वल टू साइन के साथ सारा फॉर्मूले के साथ इनको प्लस कर देंगे कॉलम वाइज। हमने उसका नाम ये नहीं लिखा, हमने 5000 धन 500 धन 250 ये नहीं लिखा, हमने लिखा B2 प्लस C2 प्लस G2 प्लस E2 प्लस F2 प्लस G2 इक्वल टू आ जाएगा आपका टोटल सैलरी, यानी आपका सकल लाभ, यानी ये टोटल या ग्रॉस सैलरी, ये होना चाहिए था आपका ग्रॉस सैलरी यानी सकल वेतन। फिर नेट सैलरी, तो नेट सैलरी का फॉर्मूला बनेगा आपका ग्रॉस सैलरी माइनस पीएफ, यानी ये 6200 में से ये 250 हम घटाएंगे तो आ जाएगा 5950। इस प्रकार से ये वेतन शीट के लिए हमने फॉर्मूले पे एक बार काम किया। अब यहाँ पे हम कितने भी लोगों का डेटा डालते चले जाएंगे, ये सिर्फ एक बार हमको स्प्रेड करके देना है। स्प्रेड यानी उठा के उसको फॉर्मूला आगे तक के बढ़ा देना है, सिर्फ स्प्रेड करना बोलते हैं इसको। क्लिक करते हुए आगे बढ़ा देते हैं तो सब में कैलकुलेशन हो जाएगा इस फॉर्मूले के अनुसार, हमको फॉर्मूला देने की जरूरत नहीं होगी। यह कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र में होता है, अन्य चीजों में नहीं। तो देखिए फॉर्मूलों का प्रयोग करके अन्य भत्तों को कैलकुलेट किया जाता है और प्रोग्रामिंग में इसका ध्यान रखा जाता है। ठीक है, जो मतलब हमने फॉर्मूला लगाया, ये जो वेतन शीट बनी है ये पहले जब प्रोग्रामिंग बनाया गया है, यानी प्रणाली सॉफ्टवेयर, प्रयोग सॉफ्टवेयर, ये प्रयोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बता रहे हैं हम आपको। तो प्रयोग सॉफ्टवेयर के वक्त ये जो प्रोग्रामिंग बनाया तो इस हिसाब से वो पहले से कैलकुलेशन किया, और यदि बाद में कुछ बनाया, यदि कुछ कम ज्यादा होता है तो एक प्रोग्रामर इसको ठीक करेगा।
जिसने प्रोग्राम बनाया वो चीज जानता है। तो इस प्रकार से यह सॉफ्टवेयर बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट, इसका है इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र केस में कुछ संख्याओं में परिवर्तन करके पुनः गणना। जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड वाला डाला, उसके बाद में सिर्फ हमने स्प्रेड किया तो अपने आप वो गणनाएं आ जाएगी। यानी कुछ संख्याओं में परिवर्तन करके पुनः गणना, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। फिर रेखा चित्र द्वारा प्रस्तुतिकरण, इस प्रकार हम कई डेटा जब डालेंगे उस स्प्रेडशीट में तो उसको हम स्क्रीन पर ग्राफ के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमारे जो कर्मचारी है, वर्कर्स हैं, वो हमारे पास में ज्यादा है। मान लीजिए ये हमारे 50% कर्मचारी आपके वर्कर्स है तो यहाँ 50% का आ जाएगा। फिर जितने अधिकारी हैं तो ये अधिकारी का बन जाएगा। इस प्रकार एक पाई चार्ट बना सकते हैं। बिंदु रेखीय प्रदर्शन हम कर सकते हैं। एक आयत चित्र हम बना सकते हैं, आयत बहुभुज चित्र हम बना सकते हैं। ये आपने चित्र कैसे बनाए जाते हैं ये आपने पहले सांख्यिकी के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं में। लेकिन वो सारी चीजें हम यहाँ ऑटोमेटिकली कंप्यूटर में जो प्रोग्राम्स है, बने हुए सॉफ्टवेयर है, उसके माध्यम से अपने आंकड़ों को देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जब आप क्रिकेट मैच वगैरह देखते हैं और इस तरह से कुछ प्रदर्शन करके ग्राफ द्वारा वहां प्रदर्शित किया जाता है। तो ये कार्य भी रेखा चित्र द्वारा इस पे होता है। फिर है रॉस लेखांकन। हम जानते हैं स्थायी संपत्ति पर रॉस लगता है। तो रॉस की दर का निर्धारण पहले से हमने फॉर्मूले के माध्यम से दे दिया कि इतना रॉस लगना है और किस हिसाब से कैलकुलेशन करना है। उसकी दो पद्धतियां हमने पढ़ी हैं, क्रमागत रॉस पद्धति और स्थायी पद्धति, सरल रेखा पद्धति। वो दोनों पद्धतियों के हिसाब से, जिस हिसाब से बिजनेस हो रहा है, जो समझौता है, उस हिसाब से उनका जो दर है वो प्रोग्राम में डाला जाएगा, यानी सॉफ्टवेयर में डाला जाएगा। तो कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। फिर इसी आधार पे हम बजट बनाने और वित्तीय भविष्यवाणी करने में भी इसका प्रयोग यानी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस आधार पे हम अनेक वर्षों के अलग अलग आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की उपयोगिता कहाँ और कितनी है। तो इसलिए ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की उपयोगिता को समझाइए या इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र क्या है। और उसके अंदर और एक अच्छा क्वेश्चन बना कि पेरोल के तत्वों को समझाइए। ये दोनों ही क्वेश्चंस को मैंने आपको डिटेल बताया है, आप इसको जरूर करेंगे। अब पहला प्रवाह सचित्र हुआ, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र हुआ, थर्ड है आपका वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर जैसे मैंने आपको बताया कि एमएस ऑफिस प्रयोग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो उपयोग हम कर रहे हैं एमएस ऑफिस, उसमें वर्ड का, जिसमें वर्ड टाइपिंग संबंधित कार्य यानी लेटर लिखना, प्रपत्र बनाना, अनुबंध लिखना, और उसी के अंतर्गत शब्दकोश भी होगी, कुछ सजावट भी होगी, या उत्तम लिखावट यानी लिखावट के ढंग आप अलग अलग बना सकते हैं, पैराग्राफ आप अलग कर सकते हैं, कहाँ कितना मार्जिन रखना है वो सब आप लिख सकते हैं, यानी लेटर राइटिंग का कार्य आप कर सकते हैं। तो ऐसा कार्य भी आप इसमें प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, यानी व्यवसाय के लिए ये भी एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। फिर है डाटाबेस मैनेजमेंट। डाटाबेस मैनेजमेंट व्यवसाय संबंधित डाटाओं को संग्रहित कर क्रियाएं करता है, यानी सब सारे आंकड़ों को जो आधार देता है, उन आंकड़ों मैनेज करने के लिए, किसी भी कार्य को मैनेज करने के लिए जिन आंकड़ों की आवश्यकता होती है, उन आंकड़ों का हम यहाँ पर डाटा डाल सकते हैं और उस आधार पे कार्य कर सकते हैं। जैसे क्रय का आंकड़े हैं, विक्रय के आंकड़े हैं, स्टॉक के आंकड़े हैं, वसूली के आंकड़े हैं, ये सब कहलाते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट। यानी इन आंकड़ों के जरिए हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कर सकते हैं। तो डाटाबेस मैनेजमेंट, इसको अन्य वीडियो में हम बहुत अच्छे से और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। और आज के लिए इस सॉफ्टवेयर का व्यवसाय में प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। अब हम इसके बाद में कुछ असाइनमेंट के क्वेश्चन देखते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन है आपका, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र क्या है, डाटाबेस मैनेजमेंट का कार्य लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक विस्तार पत्र की उपयोगिता लिखिए, पेरोल के घटक लिखिए, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर में अंतर लिखिए।
आज के लिए आप ये असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए और इतना बहुत अच्छे से इसको करिए। और बार बार यदि कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार फिर से उसको वीडियो के उस पॉइंट पर ध्यान दीजिए ताकि आप उसको क्लियर करके लिख सकें। आज आप देख सकते हैं यहाँ तक के। धन्यवाद।